सभी को सलाम नमस्ते और जय हिंद जय श्री राम। आदाब सत श्री अकाल। एक बार बता दे भाई, ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से आप लोगों तक डिलीवर हो पा रहा है क्या? सभी को हाय हेलो गुड आफ्टरनून नमस्कार। हाय हेलो। एक बार बता दे भाई, ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है क्या? छोटी काशी से प्रणाम। हेलो, दिस इज विजय शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थोड़ा तेज बोलो जी। बनगी गल है। चक्को फिर। जी सभी को राम राम जय श्री राम राधे राधे। ऑल क्लियर। बहुत बढ़िया, एवरीथिंग इज ऑल राइट। बिल्कुल भाई, संजय आपके मैसेज दिख रहे हैं दोस्त। इंद्रगडाला का प्रणाम भाई। विंटर इज कमिंग, क्या बात है। टिरियन लेनिस्टर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रणाम सलाम। आप ब्रह्मा हो, आप विष्णु हो, आप महेश हो, आप खुद खुदा हो। तो मैं माता च पिता तो मैं हो, तो मैं बंधु च सखा तो मैं हो, तो मैं विद्या द्रविणम तो मैं हो, तो मैं हो सर्वमम देव देव तो। आप ही हैं जो कुछ भी हैं। आपके होठों के लाल रंग से सुबह में लाली होती है और आपके खून के रंग से शाम के रंग में लाली होती है। मैं इतना तक पता चल चुका है कि आप छुप जाएंगे ऐसे इंसानी शरीर में आकर के। हमने पहचान लिया कि आप ही हैं जिन्होंने इस पृथ्वी का निर्माण किया, इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। क्या लगा था हम पहचानेंगे नहीं? चलिएगा दोस्तों, हमने यहाँ टॉपिक स्टार्ट किया था रेशो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात व समानुपात। और हुआ ये था कि इस क्वेश्चन पर आकर के ना अपना इन्वर्टर बोल गया था। जी बिल्कुल जी, विजय जी। पकड़े नहीं गए सर, मैंने बताया है आपको कि कल मैं ही था वो। हौसला भाई साहब, सत श्री अकाल। के जो हिस्ट्री के महान दिग्गज, महान अध्यापक, इस सदी के छोड़िए शताब्दी के इतिहास के सबसे बड़े अध्यापक विजय शर्मा जी हमारी वीडियो को लाइव देख रहे हैं भाई। और मैं उनको प्रणाम करता हूँ, केसरी चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। अब नज़रें तो शायद ही उठ पाएंगी मेरी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हमारी वीडियोस को देख रही हैं, तो शायद ही मेरी आंखें उठ पाए, तो मैं नीचे देख करके पढ़ाऊंगा आज। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन दोस्त, हुआ ये था कि इस क्वेश्चन पर आकर के ना अपने इन्वर्टर बोल गया था। क्या बोला था इन्वर्टर ने? इन्वर्टर ने बोला था टी टी। ठीक है, इन्वर्टर ने क्या बोला था भाई? टी टी बोला था। तो इस क्वेश्चन का एक बार मैं बेसिक कवर करवा देता हूँ वापस से। देखो, थर्ड रेशियो निकालने के लिए बोला गया है, यानी कि तृतीय अनुपाती, राइट। थर्ड रेशियो देखना एक बार। थर्ड रेशियो माने कि तृतीय अनुपाती। तो मैंने कहा था कि अगर ए अनुपात बी हो, दो अनुपात में रखी गई संख्याएं हो, तो कोई तृतीय अनुपाती कौन होगा? तो हमने सपोज किया कि तृतीय अनुपाती जो है अपना कोई जेड है, ठीक है। इस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो जेड इसका तृतीय अनुपाती कब होगा? जैसे पहले स्थान पर कौन बैठा है, तो आपने कहा ए है, यानी कि प्रथम अनुपात है। द्वितीय अनुपात कौन है, तो आपने कहा बी है। तो तृतीय अनुपाती कौन होगा? ठीक, जेड होगा, जो कि किसके आकर के बगल में बैठ जाएगा? तो बी के बगल में आकर के बैठ जाएगा। ठीक है जी। तो बी के साथ वो पड़ोस में आकर के बैठ गया, परंतु बी के वो किस हैंड की साइड बैठेगा? किस हैंड की साइड बैठेगा? लेफ्ट की राइट? तो क्लियर कट दिख रहा है कि यहां आएगा तीसरा, यानी कि इसके राइट हैंड में बैठेगा, यानी कि बी यहां बैठेगा और इसके राइट हैंड साइड आकर के कौन बैठ गया? जेड। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जेड की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये तृतीय अनुपात है।
अब ये तृतीय अनुपाती का दर्जा तभी प्राप्त कर पाएगा अगर ये अनुपात और ये अनुपात क्या हो, आपस में समान हो, यानी कि ये प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हो। अब मैंने इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कल अपना ये बेसिक हो चुका था कि इसको a बटे बी लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है बराबर, और b अनुपात z को क्या लिखा जा सकता है, तो b बटे z लिखा जा सकता है। अगर दोनों की मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं दोस्तों, मुझे क्या मिल जाएगा, a गुणा में z मिल जाएगा भैया, और b गुणा में b क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, परंतु मुझे ए जेड की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे तो खाली किसकी वैल्यू निकालनी है, जेड की, क्योंकि वही मेरा कौन है, थर्ड रेशियो है, वही मेरा कौन है, थर्ड रेशियो। तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बी स्क्वायर को ए से डिवाइड कर दूंगा दोस्त। ठीक है, बी स्क्वायर को ए से डिवाइड कर दूंगा। गुरुजी आज तो लाइट का इश्यू नहीं है, आज तो पूरी होगी क्लास, कुछ नहीं कह सकते भाई। जैसे मैंने क्लास स्टार्ट की तो यहाँ लाइट चली गई है, और वैसे डबल बैटरी इन्वर्टर है अपना, फिर भी पता नहीं क्या इश्यू है, और ये दिखा भी नहीं रहे यहाँ पर, ये बैठे रहते हैं लोंडे। बताओ करते क्या हो तुम, पूरे दिन एक दिन बुला करके इलेक्ट्रिशियन को दिखा लो, अगर इसमें कोई इश्यू है तो पानी वगैरह दिखवा लो इनका, कैसे कुछ मेजर होता है, कोई एसिड वगैरह भी होता है चेक करने का। तो मैं कह सकता हूँ कि तृतीय अनुपात, यानी कि किसी ए अनुपात बी के लिए, ए अनुपात बी के लिए तृतीय अनुपात जेड क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे कि पीछे वाले का स्क्वायर, पीछे वाले का वर्ग बटे में पहले वाला, बटे में पहले वाला, ये इतना सा काम करना होगा, और ये क्या निकल करके आ जाएगा, तृतीय अनुपात निकल करके आ जाएगा। ठीक है जी, तृतीय अनुपात निकल करके आ जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन था, सॉरी ये क्वेश्चन था 4/12 का तृतीय अनुपाती कौन होगा, तो 4/12 है, तो 4/12 बोला, इसका मतलब पहले स्थान पर 4 है, वह 12 बोला है, यानी कि दूसरे स्थान पर कौन है, 12 है। राइट है दोस्त। तो आपने कहा कि जी पीछे वाले का वर्ग करना है, यानी कि 12 का स्क्वायर करना है, तो 12 का स्क्वायर 144 भी लिखा जा सकता है, 12 गुणा में 12 भी लिखा जा सकता है, बात एक ही। बटे में पहले वाला करना, और पहले वाला कौन है, तो आपने कहा 4 होगा। 4 एक 12 को काट दिया कितने पर, 3 पर, और 3 और 12 की गुणा कितनी हो जाएगी, तो सबको पता है भाई, सब एजुकेशन नहीं पहुंची ना, वहां भी इस बात का जवाब मिल जाएगा कि 3 बार 12 की गुणा करने पर कितना मिलता है, 36 मिलता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। ठीक है, अगर 12/4 बोलता ना, 12/4 बोलता तो क्वेश्चन का आंसर अलग आता भैया। 12/4 बोल देना, अगर बोलता कि भाई 12/4 का तृतीय अनुपाती कौन होगा, तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुणा में 4 बटे में पहले वाला यानी कि 12, ये 4 से 12 कितने पर कटा, आपने कहा 3 पर कट गया। अब ये कितने के बराबर होगा, तो आपने कहा 4/3 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 4/3 के बराबर होगा। ठीक है जी, देखो वेरीफाई करके दिखाता हूँ यार, ऐसे क्या फायदा ना। जैसे मैंने यहाँ कितना क्वेश्चन का आंसर क्लिक किया, 36, 4/12 थे ना, 4/12 थे। तो कहने का मतलब ये है कि 4/12 का जो अनुपात है, 4/12 का जो अनुपात है, 4/12 का जो अनुपात है, यही अनुपात द्वितीय अनुपात व तृतीय अनुपात किसके साथ होगा, तो वो 36 के साथ होगा। जैसे कि 12 अनुपात, ये तो यही हो गया, यही संख्या आई है, ये 4 ही यहाँ लिया है मैंने, और ये 12 ही, चल पड़ यार, यही 12 ही मैंने यहाँ लिया है, और यहाँ से फिर यहाँ लिया गया है, यहाँ से फिर यहाँ लिया। अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना मिलेगा, 4 एकम 4 अनुपात 4 एकम 4, 4 तिये 12, राइट, वो नहीं चल रहा है इसके ऊपर, 1/3 आ गया। ठीक है, 1/3 आ गया ना, तो 12 के साथ किसको रखा जाए कि ये 1/3 फॉर्म हो जाए, तो 12 को किस में ट्रांसफॉर्म कर रखा है, मतलब कि 1 में कर रखा है, तो 12 को 12 से काटा गया, तो 3 बनाने के लिए किसको लेना पड़ेगा, 36 को ही लेना पड़ेगा, यानी कि तृतीय अनुपात कौन है, 36 है। ऐसे वेरीफाई करके दिखा दिया। ठीक है, इसीलिए तृतीय अनुपात बन पाया है, ऐसा कोई और संख्या नहीं कर पाएगी। ठीक है दोस्त, ऐसा कोई और संख्या नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4m व 5n का तृतीय अनुपाती क्या होगा, थर्ड रेशियो ऑफ 4m एंड 5n। तो मैंने कहा था कि भाई ये पहले स्थान वाला है, ये पहले स्थान वाला है, और ये दूसरे स्थान वाला है, तो मैं कहूंगा कि पीछे वाले का स्क्वायर करना है। पीछे वाला कौन है, 5n, 5n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा और n का भी होगा, तो 5 का तो कितना हो जाएगा 25, और n का क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अब यहाँ 25n स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर 25n ले रखा है, ये तो आंसर हो नहीं सकते, तो सी और डी में से एक क्वेश्चन का आंसर बनेगा। पर बटे में क्या होता है, पहले वाला एज इट इज, बटे में 4m आना चाहिए, इसने 4m का भी स्क्वायर कर दिया, ये आंसर नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन का आंसर केवल ऑप्शन डी बनेगा भैया। क्या बनेगा, केवल ऑप्शन डी बनेगा जी। ठीक है, थर्ड रेशियो का क्या मीनिंग है, अरे यार थर्ड रेशियो, थर्ड नंबर पर आ रहा रखा जा सकने वाला रेशियो, कोई भी संख्या जो थर्ड नंबर पर प्लेस की जा सकती है। कैसे प्लेस की जा सकती है, जिससे वो पहले व दूसरे के बीच बने अनुपात को मेंटेन रखता है, जिससे वो पहले व दूसरे के बीच रखे रेशियो को मेंटेन रखता है। जैसे कि 4/12 का तृतीय अनुपात, तो 4 और 12 का क्या मेंटेन हो गया रेशियो, 1/3। तो 12 के साथ, इसी 12 के साथ यहाँ कौन लिखा जाए, इससे 1/3
1:3 ही बने, 1:3 ही बने, तो कौन किसको लिखा जा सकता है? 36 को। यही कौन है फिर इनका थर्ड थर्ड रेशियो है भैया, यानी कि तृतीय अनुपात है। अब चतुर्थानुपाती की बात करेंगे, ठीक है। अब चतुर्थानुपाती की बात करेंगे। मान लेते हैं अब हमने क्या निकालना है? फोर्थ रेशियो निकालना है, फोर्थ रेशियो निकालना है। हिंदी में क्या बोल देंगे इसको? चतुर्थानुपाती। नाम से ही स्पष्ट चल रहा है ना, सब पता भाई साहब कि अब चौथे नंबर वाला निकालना है, तो चतुर्थानुपाती कौन होगा? यानी कि फोर्थ रेशियो निकालना है, सीधी सी बात है। मान लेते हैं कि फोर्थ रेशियो हमने मान लिया, फॉर एग्जाम्पल वाई है कोई, ठीक है, वाई है, वाई, ठीक है। वाई को हमने क्या मान लिया? ये चतुर्थानुपाती है दोस्त। क्या है? 4m कैसे आया? अरे लिख रखा है क्वेश्चन में 4m, 4m क्वेश्चन में लिख रखा है। 4m व 5n का तृतीय अनुपाती क्या होगा? अब ये क्वेश्चन में लिख रखा है, ठीक है। 4m वहां से आया है बटे में, ठीक है। तो ये पहली संख्या, इस बार वेरिएबल यूज नहीं किए। पिछले में क्या कर रखा था? 4/12 थे। अब यहाँ 4/12 डायरेक्ट नहीं दे रखे, यहाँ पर वेरिएबल यूज कर लिए। 4m भी तो कोई संख्या होगी, 5n भी तो कोई संख्या हो सकती है, यानी कि वेरिएबल भी तो यूज किए जा सकते हैं ना। अब ऐसे तो मैंने a अनुपात b पे बताया था, ठीक है। वही 4/12 में a व b कहां चले गए? a बन गया 4 और b बन गया 12। अब यहाँ a बन गया 4m और b बन गया 5n, तो करना वही काम है। b का स्क्वायर यानी कि 5n का स्क्वायर, बटे में a रखना है यानी कि a की जगह पे 4m, तो b का स्क्वायर यानी कि 5n का स्क्वायर कितना हो गया? 25n स्क्वायर हो गया। बटे में a रखना है और a की वैल्यू कितनी है? 4m है, तो बटे में 4m लिख दिया। ऐसे आया 4m, ठीक है। क्वेश्चन में लिख रखा है जनाब वो। अब मैं कह रहा था चतुर्थानुपाती कैसे निकलेगा, ठीक है। तो मैंने कहा था आपसे कि तृतीय अनुपाती कब निकलता है? जब आपको 2 अनुपात दे रखे हो, ठीक है, फिर तीसरा निकलता है। तो चतुर्थानुपाती यानी कि फोर्थ वाला कब निकलेगा? तो आप बोलोगे जब आपको पहले 3 दे रखे हो, और मैंने उसको क्या मान लिया? y मान लिया। तो देखो a अनुपात b अनुपात c है भैया। अब ये 3 अनुपात मैंने लिख रखे हैं। पहला पर कौन है? a है, दूसरे पर कौन है? b है, तीसरे पर कौन है? तो c है। अब मुझे कौन निकालना है? चौथे नंबर वाला निकालना है। तो मुझे सिर्फ ये देखना है एक बार तो कि जो चौथे नंबर पर बैठेगा वो किसका पड़ोसी बनेगा या किसके ठीक बगल में बैठेगा? तो आंसर होगा जी c के बगल में बैठेगा। किसके बगल में बैठेगा? c के बगल में बैठेगा, यानी कि यहाँ है उसकी जगह, तो y यहाँ आएगा। तो वो इसका पड़ोसी तभी बन पाएगा, इसका पड़ोसी तभी बन पाएगा, इसके भी राइट हैंड साइड में बैठेगा वो, ठीक है। तो इसका वो पड़ोसी तब भी बन पाएगा जब ये अनुपात और ये अनुपात एक दूसरे के इक्वल हो, यानी कि ये दोनों अनुपात प्रोपोर्शनल होने चाहिए, यानी कि दोनों रेशियो इक्वल टू ईच अदर होने चाहिए। मुझे y की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं क्या कहूंगा कि इसको तो लिख लो a बटे b और इसको लिख लो c बटे y, और प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बराबर। अब आर पार गुणा अगर कर दी जाए तो कौन मिल जाएगा? a गुणा में y बराबर कौन मिल जाएगा? b गुणा में c, यानी कि bc मिल जाएगा। bc का मतलब क्या होता है? bc का मतलब होता है बी केयरफुल, ठीक है। गंदी बातें दिमाग में नहीं लेकर के आते। bc का मतलब होता है भैया बी केयरफुल, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या बनेगी दोस्त? y की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो क्योंकि फोर्थ रेशियो की डिमांड है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? bc बटे में a करना पड़ेगा। सीधा सा रट्टा क्या मारा जा सकता है? bc बटे में a करना पड़ेगा। ये कौन होगा? फोर्थ रेशियो। यानी कि अगर किसी a अनुपात b अनुपात c 3 अनुपात में रखी गई संख्याओं का चतुर्थानुपात निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? पीछे वाले दोनों की गुणा, पीछे वाले दोनों की गुणा और बटे में पहले वाला, और बटे में पहले वाला। ये कौन होगा? तो आप लोग बोलोगे फोर्थ रेशियो होगा। थर्ड रेशियो कैसे आया था? थर्ड रेशियो कैसे आया था? a अनुपात b के लिए आ सकता हो, ए बी सी में तो ऑलरेडी है ही ना, वो उसको लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। थर्ड रेशियो है ही वहां पर, तो पूछा ही नहीं जा सकता। दो दे करके ही पूछा जा सकता है। तो यहाँ थर्ड रेशियो कौन बनाया था हमने? जेड बनाया था। वो कैसे आया था? पीछे वाले का स्क्वायर, पीछे वाले का स्क्वायर और बटे में पहले वाला, बटे में पहले वाला, ऐसे आया था। अब फोर्थ रेशियो कैसे आया है? तो पीछे वाले दोनों की गुणा बटे में पहले वाला करने पर आ रहा है, यानी कि ये फोर्थ रेशियो होगा। क्वेश्चन कहाँ गया फोर्थ रेशियो का? ये रहा 4, 5 व 8 का चतुर्थानुपाती कौन होगा? बहुत आसान हो गया। अब तो काम करना ही क्या है? पीछे वाले दो की गुणा करनी है। पीछे वाले दो कौन कौन है? तो आपने कहा 5 है और 8 है, इनकी गुणा करनी है, और बटे में क्या करना है? पहले वाला। पहले वाला कौन है? तो 4 है। 4 से 8 कितने पे ठोका जा सकता है? 2 पे। 5 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी? 10 के बराबर। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, जो बहुत बच्चों ने यहाँ क्लिक भी कर रखा था, बहुत ही स्टूडेंट ने इसका आंसर 10 निकाल करके छोड़ रखा था, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर आपका लिखा समझ नहीं आता, तो मैं इसीलिए पढ़ करके भी बताता हूँ, हर क्वेश्चन में पढ़ता हूँ दोस्त, ठीक है। मैं इसीलिए हर क्वेश्चन को पढ़ता भी हूँ। अगर बोला हुआ भी समझ में नहीं आता, लिखा हुआ भी समझ में नहीं आता है दोस्त, तो फिर आप लोग मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज टू दैट। मैं फिर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं दो ही चीज़ों से कम्युनिकेट करता हूँ आप लोगों के साथ, एक लिख करके, एक बोल करके। और अगर आप दोनों में ही इनकन्वीनियंट हैं मेरे साथ,
यानी कि जो अपने बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो फिर कोई इलाज नहीं है उस चीज़ का। या तो आप मेरे साथ को छोड़ दें या फिर मुझे आपका साथ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जो एडवांस के यहाँ आपके मैथमेटिक्स के टीचर सुमित जाम सर, उनको देना पड़ेगा सारा अर्थमेटिक का पोर्शन भी। ठीक है, बता देना, छोड़ देंगे भैया, कोई चक्कर नहीं। क्लियर है यहाँ तक का मामला? किसी को कोई दिक्कत आ रही हो इसके अलावा बता दो एक बार। ये इधर से ना शो करते रहते हैं, मतलब वाइट सी लाइट। या तो ये बंद कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब इसका कोई फंक्शन है यहाँ पे। समझ नहीं आता, मतलब इसका फंक्शन नहीं है ना अब कोई लाइट का। ये है इसका, क्योंकि ये तो वो हो गया ना वायर वाला, वो वायरलेस में चाहिए होती थी जहाँ तक मुझे याद है। शायद इससे कुछ वो हो रहा हो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया भैया। बहुत बढ़िया, चलिएगा आगे करते हैं दोस्त। और अब ना इक्के दुक्के से सिंपल से क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे दिया करो। अभी तक मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं दिए हैं, ये वैसे तो मैंने ये पीडीएफ लगवाई दी है, परंतु इस पीडीएफ में ना क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि पीछे की मेरी जो पीडीएफ थी ना, वहां क्वेश्चन क्या था कि जैसे मैंने एक चतुर्थानुपाती का क्वेश्चन कर दिया, अगला क्वेश्चन फिर चतुर्थानुपाती का देता हूं मैं। यहाँ क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि इन क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं है। ये एक बार बात समझ में आ गई ना, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने कहा था कि भाई ये ऐसे क्वेश्चन होंगे कुछ टाइम के लिए, जो एक बार भी ना देख रखे हो ना जिंदगी में, तो ये कभी हल नहीं होंगे आपसे, और एक बार देख लिए तो एनफ है बस। इसीलिए इनका कोई अपने रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि इनकी मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं डाल रखे हैं दोस्त। ठीक है, इतनी सी सिंपल सी बात है जो आपने याद रखनी है। क्लियर है ना? चलो जी, अब थोड़े से और बेसिक से क्वेश्चन करूंगा मैं एक बार, और सेकंड पीडीएफ में भी कुछ बेसिक से ही क्वेश्चन होंगे, थर्ड पीडीएफ में तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ठीक है, नानी अगर जिंदा है तो वो याद आ जाएंगी, अगर वो मर चुकी है तो वो पक्का याद आ जाएंगी भाई साहब, सपने में ही आ जाएंगी। देख लेना, थर्ड पीडीएफ जब मैं लगाऊंगा रेशो एंड प्रोपोर्शन की, पहले ही क्वेश्चन पर तुम्हारे एकदम क्लीन बोल्ड हो जाओगे तुम सब लोग, देखते जाना। थर्ड पीडीएफ में अभी तो फर्स्ट पीडीएफ चल रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 9 ही आया, इसी में 17-18 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है 330 रुपए को ए बी सी में 4:5:2 में बांटने पर बी को सी से कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे। क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट है नहीं कोई खास सी, फिर भी क्यों कर रहे हैं भैया, वजह है कुछ। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देखने को मिलेगा, और देखने को मिलता है तो फिर कोई एग्जाम का ही लेवल नहीं है, कोई मजे वाली बात तो है नहीं फिर उसमें। देखो क्या कहा गया आपसे क्वेश्चन में कि 330 रुपए को ना ए बी सी के बीच में बांटना है। तीन बंदे भैया, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, तो ए बी सी के बीच में मुझे पैसे बांटने थे, किस अनुपात में बांटने थे? तो आपने कहा जी 4:5:2 में बांटने थे, 4:5:2 में बांटने थे। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत प्यार से समझना, यहाँ आकर के बहुत प्यार से समझना। इसने कहा कि ए को 4 मिले, ए को 4 रुपए मिले, और बी को इसने कहा 5 रुपए मिले, और सी को कहा इसने 2 रुपए मिले। तो मैंने इनको इतने ही रुपए बांट दिए कि ए को तो 4 ही दे दिए, और बी को 5 ही दे दिए, और सी को 2 ही दे दिए। मैंने यही इनके बीच में ना डिवाइड कर दिया, ऐसे स्प्लिट कर दिया और ऐसे ही बांट दिया इनके बीच में। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा कि अगर इनको 4, ए को 4, बी को 5 और सी को 2 ही रुपए मिले हैं, तो फिर टोटल करेंसी कुल रुपए कितने होने चाहिए थे? 4+5+2 यानी कि 11 रुपए होने चाहिए थे। फिर तो टोटल रुपए कितने होने चाहिए थे? आपने कहा कि जी टोटल फिर तो 11 ही रुपए होने चाहिए थे। कितने रुपए होने चाहिए थे? 11 ही रुपए होने चाहिए थे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत स्टूडेंट्स ने क्लिक करा कि इस क्वेश्चन का आंसर 90 आएगा। ठीक है, 90 ही आएगा, परंतु मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने वो चीज यूज करी है जिसके लिए मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। आप लोगों ने ना डायरेक्ट आपने पहले बी का हिस्सा निकाला होगा, फिर सी का, फिर आपस में माइनस किया होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था वो देख लेते हैं। पहले एक बार ये बात क्लियर कर लेते कि ए को 4, बी को 5 और सी को अगर 2 रुपए मिले हो दोस्त, तो मैं कहूंगा कि टोटल 11 ही रुपए है वहां पर तो, परंतु टोटल रुपए 11 नहीं है। देखो क्वेश्चन में कितना बोला गया, 330 रुपए है वहां पर जो बांटे जा रहे हैं। कितने रुपए मिल रहे हैं? टोटल 330 रुपए मिले हुए हैं मैंने जो बांटने। तो 11 की वैल्यू 330 हो गई, इसका मतलब किससे गुणा करनी पड़ेगी? तो आप बोलोगे 11 तिये 33 और 1 0 एज इट इज, किससे गुणा करनी पड़ेगी? 30 से गुणा करनी पड़ेगी। किससे गुणा करनी पड़ेगी? 30 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है, जो हमने मान रखा है, हमने क्या मान रखा है दरअसल कि ए को 4, बी को 5 और सी को 2 रुपए मिले, यानी कि टोटल 11 रुपए थे। जो हमने मान रखा है उसका उसको
उस क्वेश्चन के साथ इक्विवेलेंट बनाने के लिए, यानी कि क्वेश्चन वाला उसकी वैल्यू क्या लेकर के चलेगा, उसको वैसा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने यहां से आकर के कंपेयर कर लिया। अब अगर इसने क्वेश्चन में पूछा होता ए का हिस्सा क्या है, तो हम कहते हैं 4 गुणा में 30 120 है, बी का हिस्सा क्या है 5 गुणा में 30 150 है, सी का हिस्सा 2 गुणा में 30 60 रुपए के बराबर है। अगर ये किसी का अकेले का किसी का हिस्सा पूछ लेता तो ऐसे कर लेते। वेरी गुड। हमें क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में कि बी को सी से कितने रुपए ज्यादा मिले हैं, बी को सी से कितने रुपए। अच्छा, यहां पर ना करके रीजनिंग लगती है कभी कभी क्वेश्चन में। एक बार ये ना एमटीएस में गेम हुआ था, अभी बताऊंगा वो भी क्या हुआ था। अब इसने क्या कहा है, बी को सी से कितने ज्यादा मिले, तो बी को कितने मिले हुए हैं रुपए, तो आपने कहा बी को मिले हुए हैं जी 5 और सी को कितने मिले हुए हैं 2, तो बी को ज्यादा मिल गए। कितने ज्यादा मिले, यहीं से कंपेयर कर लेंगे, तो 5 माइनस 2 कितने ज्यादा मिल गए उसको, 3 रुपए ज्यादा मिल गए। किसको, बी को। किससे, सी से। कितने रुपए ज्यादा मिले, 3। परंतु क्वेश्चन के आंसर में कहीं 3 नहीं दे रखा है, तो अपना बनाना वो 3, तो उसका बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा 30 से करनी पड़ेगी, यानी कि 3 रुपए ज्यादा मिले, जिसकी 30 से गुणा करने पर सही करेंसी कितनी हो जाएगी, 3 गुणा में 30, यानी कि 90 रुपए ज्यादा मिले उसको। कितने रुपए ज्यादा मिले हैं उसको, 90 रुपए ज्यादा मिले हैं। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। क्या हो जाएगा जी, ए विल बी द राइट वन। बहुत बढ़िया। अब मैं ये कह रहा था, अगर यही इसी क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि सी को बी से कितने ज्यादा मिले, सी को इसी क्वेश्चन में कह देता सी को बी से, और आगे सेम है सारा, बस यहां पर आपने क्या पढ़ना है, यहां पर आपने पढ़ना है सी को बी से कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो आप खुद बताओ, सी को कितने रुपए मिले 2, बी को कितने मिले 5। ठीक है जी, तो सी को क्या बी से ज्यादा मिले हैं, नहीं, सी को तो क्या मिले हैं, कम मिले हैं, परंतु इसने क्या पूछा है, ज्यादा मिलेंगे। कितने ज्यादा मिलेंगे, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा भैया इन दैट केस। ठीक है, अगर सी को बी से बोल रहा है ना, तो फिर ज्यादा की जगह कम शब्द प्रयोग करना चाहिए था, कम करना चाहिए था, कम करना चाहिए था। तो फिर क्वेश्चन का आंसर वापस से ऑप्शन ए हो जाता, 90 रुपए कम मिले उसको। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वापस से 90 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कट है, नॉर्मल सी बात है, हो जाएगी ना। ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, पर मेरी करने की वजह सिर्फ इतनी सी है, इतनी सी है कि आप लोग एक बार देख ले क्वेश्चंस को, ताकि हम बड़े क्वेश्चंस को सोल्व करने में फिर हमें ज्यादा दिक्कत ना आए, क्योंकि आगे ना बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे। अब ये क्वेश्चन है, फिर से बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको बोला गया 2600 रुपए को ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटने पर सबसे ज्यादा राशि वह न्यूनतम मिलने वाली राशि, यानी कि अधिकतम न्यूनतम, मैक्सिमम मिनिमम, भाई साहब मैक्सिमम जिसको मिला और मिनिमम जिसको मिला है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम तो खैर बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो ग्राफ्स के साथ होता है ना। तो मैक्सिमम व मिनिमम अमाउंट्स जो है उनके बीच में डिफरेंस कितने का है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम शेयर है जो और मिनिमम शेयर है उसके बीच में डिफरेंस आपने बता देना है। अगर 2600 रुपए 2600 रुपए 2600 रुपए को ए बी सी में बांटा जाए, अपर्याप्त आंकड़े वहां क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। जहां मैंने बताया था ना कि बी को सी से कितने ज्यादा मिले या सी को बी से कितने कम मिले, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो है ही नहीं जनरली, तो उस क्वेश्चन का आंसर होता है नन ऑफ द अबो। ठीक है, नन ऑफ द अबो, क्योंकि वहां पर अगर क्वेश्चन का राइट आंसर बताए ना, तो सही आंसर बनता है, वहां पर सही आंसर बनता है कि गलत आंकड़े। ठीक है, गलत आंकड़े, या फिर आंकड़े सही हैं तो गलत सवाल, आंसर तो ये बनना चाहिए। परंतु ऐसे ऑप्शंस दिखाई नहीं पड़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर वहां अपर्याप्त आंकड़े हो और नन ऑफ द अबो दोनों हो, ठीक है, तो आपने नन ऑफ द अबो क्लिक करना है। समझ पाए मेरी बात को? ठीक है, वापिस आता हूं उस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं कह रहा था, अगर यहाँ बोलता कि सी को बी से कितने ज्यादा मिले, ठीक है, और मेरे ना यहाँ ऑप्शन सी पे लिख रखा है, यहाँ सी पे लिख, यहाँ ना मेरे ऑप्शन सी पे लिख रखा है अपर्याप्त आंकड़े, डाटा इनएडिक्वेट। अपर्याप्त कैसे लिखते हैं यार, अपर्याप्त कैसे लिखते हैं, अपर्याप्त, पर्याप्त आंकड़े। ठीक है, अपर्याप्त आंकड़े, डाटा इनएडिक्वेट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। ठीक है, डाटा इनसफिशिएंट भी बोल देते हैं। और एक ऑप्शन ये भी है, एक ऑप्शन ये भी है, तो मैं ये कह रहा था ये क्लिक नहीं करना आपने, आपने फिर भी यही क्लिक करना है। ठीक है, अपर्याप्त आंकड़े तब बोला जाता है जब यहां पर ना अपर्याप्त आंकड़े, तो पता है कब क्वेश्चन का आंसर बनता, जैसे इसने किस किस के रिगार्डिंग नॉलेज दी, ए बी सी के, और अब यहां बोलता कि डी को डी को डी को बी से कितने रुपए ज्यादा मिले। अब डी के बारे में तो कुछ दे ही नहीं रखा, अब अपर्याप्त आंकड़े हो गए। थोड़ा फर्क है भैया, थोड़ा सा फर्क है। ठीक
₹2600 बांट दो, ₹2600 बांट दो भैया, ₹2600 बांट देंगे, अभी बांट देंगे। कैसे बांटेंगे वो देखना है बस, सिर्फ ये देखना कैसे बांटेंगे। ₹2600 को ना ए बी सी के बीच बांटना। देखो ए, एक बंदा है ए और एक बंदे का नाम है बी और एक बंदे का नाम है सी। अनुपात क्या है? 1/2, 1/3 और 1/4, 1/2, 1/3 और 1/4। अभी ये क्वेश्चन है जैसे भाई अगर लेकर के चलते कि भाई ए को 1/2 रुपए मिला, बी को 1/3 मिला, सी को 1/4 मिला, तो ना थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा क्वेश्चन। समझ पाए मेरी बात को? कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। बाकी ले सकते हैं एज इट इज भी, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने ले लिए थे कि 4 5 2 ही दे रखा था, मैंने वही ले लिए थे। परंतु यहां पर भी मैं लेना चाहूं तो ले सकता हूं, परंतु कैलकुलेटिव हो जाएगा, इनका जोड़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। और फिर इसको ना 2600 के साथ कंपेयर भी करना है, तो जिन्ना ना कंपेयर करे साढ़े लेवल दे नहीं हाणती, ये लेवल की चीजें नहीं है, इनको कंपेयर करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इनको डायरेक्ट कंपेयर ना करके क्या कर लेते, इसको पुराने क्वेश्चन में तब्दील कर लेते हैं। कैसे करेंगे? मैंने एक बात कही सी आपसे कि अगर रेशियो में कभी भी कोई संख्याएं रखी गई हो, ठीक है, कभी भी कोई संख्या रखी गई तो उनकी समान संख्या से गुणा, समान संख्या से भाग करने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अनुपात अपने मूल अनुपात यानी कि बेसिक रेशियो, रूट रेशियो के इक्विवेलेंट बराबर ही रहता है भैया। तो मैं क्या कर सकता हूं, इनकी बटे की संख्याएं हमें परेशान कर रही है, बटे को खत्म करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, 2 3 4 इनका एलसीएम। अगर एलसीएम समझ में नहीं आ रहा तो एक ऐसी संख्या समझ लो जिसको 2 भी काट दे, 3 भी काट दे और 4 भी काट दे। अब 2 व 4 के लिए तो वो संख्या 4 ही हो गई, 3 व 4 के लिए वो संख्या हो जाएगी 12। तो मैं यहां पर ना हर जगह 12 से गुणा कर देता हूं। अब जैसे इसकी 12 से गुणा करूंगा तो 2 से 12 कट जाएगा 6 पर भैया, कितने पर कट गया? 6 पर। अब 3 से 12 कट गया 4 पर, और 4 से 12 कट गया 3 पर। तो ये आ गया 6:4:3। कितना आ गया? 6:4:3 आ गया दोस्त। कितना आ गया? 6:4:3। अब ये पुराना ही क्वेश्चन हो गया जो अभी अभी करके आए थे। ए को 6 रुपए मिले, बी को 4 मिले और सी को 3 रुपए मिले, तो टोटल कितने रुपए मिले फिर? 6 4 10 और 3 13 रुपए बंट गए। परंतु वहां पर टोटल रुपए ना 13 नहीं है, वहां पर रुपए कितने बटे उनके बीच में? तो आपने कहा 2600 यानी कि 2600 रुपए बटे। इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, 200 से गुणा करी गई है। किससे गुणा करी गई है? 200 से गुणा करी गई है। 13 गुणा में 2 होता है 26 और 00 एज इट इज चिपका दी हमने। हमसे बोला गया क्वेश्चन में कि मैक्सिमम और मिनिमम, सबसे ज्यादा व सबसे कम राशि का अंतर क्या है? तो सबसे ज्यादा राशि कौन है? 6 है, और सबसे कम राशि कौन है? तो आपने कहा 3 है। इन्हीं दोनों का अंतर लेना, तो अंतर कितना हो जाएगा? 3, और 3 गुणा में 200 कितना हो जाएगा? 600 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसी ऑप्शन पे नहीं लिखा गया। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नन ऑफ द अबव। 400 क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा जाने मन, 400 क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, 600 आएगा। ठीक है, अगर यहां से बोलता कि भाई ए को कितनी राशि मिली, तो 6 गुणा 200 1200, बी को कितनी मिली तो 4 गुणा 200 800, और सी को कितनी मिली तो 3 गुणा 200 यानी कि 600। ठीक है, और फिर से तुम पाओगे कि इसको 1200 मिले थे, इसको 600 मिले थे, और 1200 600 में कितने का अंतर है? ये अधिकतम हो गया ना 1200, और वो 600 न्यूनतम हो गया। अंतर फिर भी कितना आएगा? 600 का। परंतु यहाँ 1200 निकाल रहे हो, फिर वहां पर 600 निकाल रहे हो, फिर डिफरेंस ले रहे हो, मतलब कहने का 2 मल्टीप्लाई करके 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। इससे अच्छा है 1 सब्ट्रैक्ट 1 मल्टीप्लाई पे क्वेश्चन का आंसर निकाल लें। ठीक है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को रिपीट करने की रिक्वायरमेंट है कोई, क्योंकि इतनी है नहीं क्वेश्चन में वो कोई गलत बात। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, परंतु ये स्टेट वगैरह के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, स्टेट वगैरह में आते हैं कैसे क्वेश्चंस। कल को अगर तुम भी फेस करो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में बोला गया यदि ए बी का 2 गुना है, ठीक है, ए बी का 2 गुना है, सर 200 नेगेटिव क्यों करें? कहाँ किया मैंने 200 को नेगेटिव भैया? कहाँ किया मैंने 200 को नेगेटिव? क्या कहना चाहते हो आप? 200 को नेगेटिव कहाँ किया मैंने? मैंने तो घटाया तो है ही नहीं सवालों में। अभी तक तो रेशों प्रोपोर्शन का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं किया हमने जहां घटाया हो। घटाया तो है ही नहीं अभी तक, या तो मल्टीप्लाई किया गया है या डिवाइड किया गया है। जैसे कि 330 को 11 से किया था पिछले में, इसमें 2600 को 13 से किया, 200 आ गया। ठीक है, नेगेटिव तो कहीं नहीं किया हमने।
अगले क्वेश्चन के आंसर आने स्टार्ट हो गए। 6-3-1 6-3-1 निकाल रहे हैं, बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, यदि ए बी का दो गुना है, इस लाइन का मतलब क्या हो गया वो समझ लेते हैं एक बार। यदि ए बी का दो गुना है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ए जो है वो बराबर है बी के दो गुने के, यानी कि बी गुणा में दो के बराबर है। फिर बोलो, इस लाइन का यही मतलब हुआ ना। ये दो यहां नहीं आएगा ना, ये दो यहां नहीं आएगा ना, क्योंकि फिर तो ए का दो गुना बी हो गया। नहीं, उसने कहा है ए बी का दो गुना, तो ए बराबर है बी का दो गुना। ठीक है, ए बराबर है बी का दो गुना। 6-4-3 बताना। 6-4-3 ऐसे आया था जाने मन कि आपने ना 2-3-4 इन तीनों को कैंसिल करने की सोच ली, इन तीनों को कैंसिल करने की सोच ली। तो एक ऐसी संख्या उठानी थी हमने जो 4 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए। अब ऐसी संख्या मैंने कहा कि 12 ले लो। अब जैसे ही 2 गुणा में 12 किया, देखो अनुपात की अगर किसी समान संख्या से गुणा करें तो इसके ऊपर कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। इसीलिए मैंने क्या कहा कि एक ही संख्या से गुणा करने पर जब कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है तो 12 से गुणा कर देता हूं मैं, फर्क तो अब भी नहीं पड़ेगा। गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12। अब ये 12 जो है दो से कट जाएगा 6 पे, ये 6 बन गया। ये 3 काट देगा 12 को 4 पे, ये 4 बन गया। ये 4 12 को काट देगा 3 पे, यानी कि जो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 था, 6:4:3 भी वही काम करेगा। ये इक्वल्स टू ईच अदर है, ये इन दोनों ही बराबर है, इनमें कोई फर्क नहीं है भैया, इनमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप में से कोई सोचे कि जी 12 की बजाय अगर 24 ले लें तो भी क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। अब यहां क्या हो जाएगा, यहां 12 आ जाएगा, यहां देखोगे आप लोग 8 आ जाएगा और यहां देखोगे कि आप लोग 6 आ जाएगा। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर अब भी सेम ही आएगा, बट कैलकुलेटिव थोड़ा सा ज्यादा हो गया पिछले से। एग्जैक्ट एलसीएम लिया था तो वो मिनिमम लेकर के चले थे, इसलिए कैलकुलेशन भी वो कम करता है। ये हो गया पहली लाइन का मतलब जी कि ए बी का दो गुना। अगली लाइन क्या कहती है, बी सी से तिगुना है। बी क्या है, सी से तिगुना है, यानी कि जो बी है वो बराबर किसके है, सी से तिगुना, यानी कि सी का 3 गुना, तो 3 सी के बराबर हो गया। अभी क्वेश्चन में पूछा गया तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। अब इस बात के लिए ना आप लोगों ने एक बात याद रखनी, जैसे कि मुझसे कहा जाए कि जी 5x बराबर है 6y, 5x बराबर है 6y। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, 5x बराबर 6y है। और मुझसे बोला जाए कि x अनुपात y क्या होगा, मुझसे कहा जाए कि x अनुपात y क्या होगा, x अनुपात y क्या होगा, मुझे ये क्वेश्चन का आंसर निकालना। ठीक है, देखना मेरी बात को। x अनुपात y को मैं क्या कह सकता हूं कि मुझे x बटे y निकालना है। ठीक है, x बटे y निकालना। इस x को मैंने यहीं रखा, इस x को मैंने यहीं रखा, इस y को मैं उधर से उठा करके इधर ले आया, परंतु ये y ना वहां गुणा में है तो इधर आकर के भाग में चला जाएगा। ठीक है, ये बराबर का निशान अपनी जगह पे रहा, इस 6 के अंदर कोई मूवमेंट नहीं करी गई, इसलिए 6 अपनी जगह पर है। परंतु ये 5 यहां नहीं रख सकते, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो x बटे y चाहिए था, उसको अलग करना है। इस 5 को उधर भेजना पड़ेगा, परंतु ये 5 ना यहाँ गुणा में है x के साथ, इसलिए वहां जाकर के भाग में चला जाएगा। देखो ये बराबर का जो निशान होता है ना भैया, इसके कुछ रूल्स होते हैं। इसके रूल्स क्या होते हैं, जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन है वो राइट हैंड साइड में जाकर के एकदम ऑपोजिट हो जाएगा उसके। जैसे कि कोई जोड़ में है तो वो जाकर के घट जाएगा, कोई घटा में है तो वो जाकर के जुड़ जाएगा, कोई यहाँ इधर गुणा में है तो उधर जाकर के भाग में होगा, इधर भाग में है तो उधर जाकर के गुणा में होगा, इधर डिफरेंशिएशन में तो उधर इंटीग्रेशन में होगा, इधर इंटीग्रेशन में तो उधर डिफरेंशिएशन में होगा, इधर लोगारिथम में है तो उधर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में चला जाएगा। क्लियर है ना मेरी बातें, यानी कि प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ ये जो y था गुणा में था, इधर आकर के भाग में हो गया, वैसे ये 5 यहाँ गुणा में था तो यहाँ भाग में हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि x बटे y बराबर 6/5 आ गया। इस x बटे y को ही मैं क्या लिख सकता हूं, अब x अनुपात y लिख सकता हूं। तो अब x अनुपात y लिख दिया, यानी कि ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6:5 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 6:5 लिख सकता हूं। और यही चीज मुझे चाहिए थी, और यही चीज मुझे चाहिए थी, किसके बराबर आ गया, 6:5 के आ गया। ठीक है, अब मैं सीधे सीधे बता देता हूं, इतनी रामायण करने की क्वेश्चन के साथ जरूरत नहीं होनी चाहिए अगले क्वेश्चन में कि 5x बराबर 6y बोल दिया, 5x बराबर 6y बोल दिया। हमसे क्या बोला गया, x अनुपात y बोला गया। ठीक है, x अनुपात y बोला गया, तो x की वैल्यू वो बना करेगी जो x के साथ नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, x की वैल्यू वो बनेगी जो x के साथ नहीं है। तो x के साथ कौन है, 5, कौन नहीं है, 6, तो x की वैल्यू 6 बनेगी। y की वैल्यू वो बनेगी जो y के साथ
नहीं है। y के साथ है कौन, 6, कौन नहीं है तो 5। क्वेश्चन का आंसर बनेगा 6 5, और देख लो ये वही आ रहा है। ठीक है, तो इतना कुछ करने की रिक्वायरमेंट अपने को नहीं है, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं दोस्त। ठीक है ना मेरी बात। अब आ जाओ पिछले क्वेश्चन पे वापस से। इसने कहा कि a बराबर है 2b के, a बराबर है 2b के। ठीक है, तो मैं यहां से a अनुपात b निकाल सकता हूं, यहां से मैं a अनुपात b निकाल सकता हूं। a की वैल्यू क्या बनेगी, a की वैल्यू क्या बनेगी और b की वैल्यू क्या बनेगी, a की वैल्यू क्या बनेगी और b की वैल्यू क्या बनेगी, या b फाइंड आउट कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या बनेगी और b की वैल्यू क्या बनेगी। तो a की वैल्यू वो बनेगी ना जो a के साथ नहीं है, यानी कि 2, और b की वैल्यू क्या बनेगी जो b के साथ नहीं है, यानी कि जो a के साथ है वो b की वैल्यू बनेगी। अब a के साथ कोई नहीं है, परंतु जहां कोई नहीं होता वहां एक होता है, ये बात अपनी बहुत बार हो चुकी है, राइट। अब यहां पर मैं ऐसे ही b अनुपात c भी निकाल सकता हूं, b अनुपात c भी निकाल सकता हूं, बराबर b की वैल्यू क्या बनेगी जो b के साथ नहीं है, यानी कि 3 बनेगी, अनुपात c की वैल्यू क्या बनेगी जो c के साथ नहीं है, यानी कि 1 बनेगी। तो मैंने ना a अनुपात b और b अनुपात c निकाल दिए, मैंने ना a अनुपात b और b अनुपात c निकाल दिए भैया। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ, a अनुपात b अनुपात c, तीनों को इकट्ठा करना है। ठीक है, अब जितने वेरिएबल आपके यूज हुए ना उनको इकट्ठा लिख दो एक बार में आप, a को, b को और ये c को। ठीक है, इनके बीच में ये लगा दिया अनुपात। मुझे ये चीज निकालनी है, मुझे ये चीज निकालनी है। ठीक है ना, मुझे ये चीज निकालनी है भाई, क्लियर है। अब यहां करके ना, वैसे तो मेरे पास में 4 दरवाजे खुले हैं, मैं किसी भी दरवाजे से जा करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूँ, परंतु मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा ताकि उन बाकी के दरवाजों की जरूरत ही ना पड़े। कल को यहाँ वेरिएबल 3 की बजाय 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, सभी में ये फॉर्मूला फिट जाएगा, एक बार में समझ में भी आ जाएगी बात। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। यहां करके मैं डायरेक्ट भी कह सकता हूं कि भाई b का जब नाम सेम है तो इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, b यहां 1 है परंतु यहां 3 है तो इसकी 3 से गुणा कर लो, आ गया abc। नहीं करनी है वो चीजें, क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसे कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, इक्वल नहीं बना पाएंगे, और कहां तक इक्वल बनाएंगे अगर 6 कल को वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो इन दैट केस क्या करना होगा आपको, आपको क्या करना होगा, ऐसे लिखना है, सभी वेरिएबल के मैंने नाम लिख लिए। अब देखो आपके पास a की कोई तो वैल्यू होगी और उसके साथ जब b जुड़ा होगा तब वो वाली वैल्यू होगी। अब a कितना है 2, b कितना है 1, यानी कि जब a 2 होता है उस टाइम पर b 1 होता है, जब a 2 होता है तो b 1 होता है। ठीक है, अब यहां तक ही अनुपात दे रखा था ना उसने, इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन का पीछा छोड़ देंगे, इस लाइन को यहीं तक लेकर के बस छोड़ देंगे। अब दूसरी लाइन पर आते हैं, यहां दे रखा था कि b की वैल्यू 3 है और c की तब 1 है, यानी कि b जब 3 होता है, ये नई लाइन में लिखनी पड़ेगी क्योंकि नया अनुपात है, तो b की वैल्यू 3 है और उस टाइम पर c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, लिख लिया। अब आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, अब आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, कुछ जगह खाली है दोस्त, कुछ जगह क्या है खाली है, कुछ जगह क्या है खाली है। तो ये जो जगह है खाली है और ये जो जगह है खाली है, एक तो ये जगह खाली रहेगी और एक ये जगह खाली रहेगी। ठीक है, खाली जगह को भरने के लिए देखो, जब भी कोई खाली जगह होगी तो उसके भरने के लिए कौन आया करता है, आप खुद बताओ। अगर कोई मकान खाली पड़ा हो तो उसको भरने के लिए कौन आता है, पड़ोसी आता है। खाली मकान पड़ा उसको भरने के लिए कौन आ जाएगा, पड़ोसी आ जाएगा। कूड़ा करकट डाल के भरना हो, या भाई उनकी खुद की मैस काटी झोटा बांधना, उन्हें कटड़ा काटड़ी बांध दिया, चाहे गह बांध दियो, चाहे सूर पालने हो अगले ने, चाहे गधे घोड़े खच्चर पालने हो, चाहे फिर उसने वो प्लाट खरीदना हो, चाहे पेड़ पौधे लाने हो, चाहे सब्जी लानी हो, यानी कि कौन आएगा ना करेगा ये काम, पड़ोसी करेगा। यानी कि जो खाली जगह पड़ी चौड़े गोसे पाथने हो बिटोड़ा धरना हो, कौन करेगा ये काम, तो आप लोग कहोगे पड़ोसी, यानी कि खाली जगह को भरने के लिए पड़ोसी आएगा। अब दिक्कत यहाँ सिर्फ इतनी सी है, यहाँ दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पर खाली जगह भरने के लिए दो दो पड़ोसी दिखाई दे रहे हैं। देखो 3 तो पड़ोसी है नहीं, पड़ोसी या तो कौन है ये वाला एक या फिर ये वाला एक, यहाँ तो मैं आएगा एक ही। ठीक है, यहां आए तो एक ही, परंतु तुम समझ नहीं पाओगे कि ये वाला आया या फिर ये वाला आया। ठीक है, यहां अच्छे से समझ जाएंगे। देखो इससे खाली जगह को भरने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इससे खाली जगह को भरने की बात कर रहा हूं जहां मैंने डॉट लगाया। ठीक है, इससे खाली जगह को भरना है। अब यहां पर ना दो पड़ोसी कौन कौन दावा ठोकेंगे, 2 कहेगा मैं आऊंगा मैं पड़ोस में हूं, 3 कहेगा मैं आऊंगा कि मैं पड़ोस में हूं। परंतु याद रखना आपने, मूवमेंट जो होती है पड़ोसियों की रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, वो हमेशा ही होती है लेफ्ट राइट की मूवमेंट।
अप डाउन की मूवमेंट वैलिड नहीं है, अप डाउन की मूवमेंट नहीं करी जा सकती, यानी कि ऊपर नीचे की मूवमेंट नहीं करी जा सकती। तो जब ऊपर नीचे की मूवमेंट नहीं की जा सकती तो दो तो यहां आ नहीं सकता क्योंकि इलीगल है, इनवैलिड है, तो कौन रह गया, तीन रह गया, तो यहां तीन आएगा भैया। यहां कौन आएगा, तीन आएगा। यहां कौन आएगा, तो तीन आएगा भैया। यहां कौन आएगा, तीन। अब यहां कौन आएगा, तो आप बोलोगे एक आएगा, परंतु वो एक ये एक नहीं है, वो ये वाला एक है, वो ये वाला एक है, क्योंकि लेफ्ट राइट की मूवमेंट ही अप्लीकेबल होती है। क्या होती है, अप्लीकेबल होती है। अब आपने क्या कर देना, इनको बना देना मिक्स रेशो, इनको क्या बना देता ना, मिश्र अनुपात। मैंने मिश्र अनुपात पीछे बताया नहीं है, ठीक है, कोई ना इस क्वेश्चन के बाद बता दूंगा। मिक्स रेशियो नाम की भी एक आइटम होती है, वो कुछ नहीं होता भाई साहब, जो जहां लिखा गया उनका मल्टीप्लीकेशन करके लिख देते, यानी कि अब आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो सीधी सी बात है, आपने इनकी गुणा कर देनी है। तो ए की वैल्यू क्या बनी, 2 गुणा में 3 6 अनुपात, बी की वैल्यू क्या बनी, ए गुणा में 3 3 अनुपात, सी की वैल्यू क्या बनी, ए गुणा में 1 यानी कि 1। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6 अनुपात 3 अनुपात 1, जो कि कहां लिखा गया है, तो आप बोलोगे ऑप्शन डी पर लिखा गया है, तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। क्वेश्चन का आंसर 6 अनुपात 3 अनुपात 1 होगा। अब मैं बताता हूँ मिक्स रेशियो क्या आइटम है, ठीक है। मिक्स रेशियो क्या आइटम, अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन में बोलता हूँ मिल जाए कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी जो है, ए अनुपात बी जो है वो 2 अनुपात 3 है, ठीक है, ठीक है जी, और फिर बोलता हुआ मिल गया, ठीक है, फिर तो बहुत बढ़िया हो गया काम, लाइट आ गई भाई हमारे स्टूडियो में। सी अनुपात डी बोलता हुआ मिल गया कि जी 1 अनुपात 2 है, ठीक है। फिर बोलता हुआ मिल गया कि ई अनुपात एफ, ई अनुपात एफ, ठीक है जी, ई अनुपात एफ है। और इसको बोलता हुआ मिल गया कि फॉर एग्जाम्पल ये है 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5 है, ठीक है। और हमें बोला गया कि इन तीनों अनुपातों का, इन तीनों अनुपातों का मिक्स रेशियो क्या होगा, मिक्स रेशियो क्या होगा, मिक्स रेशियो क्या होगा, क्या होगा इनका मिक्स रेशियो। हिंदी में भी इसका नाम लिख लेना, कभी आया नहीं है यहां से क्वेश्चन, परंतु कल को अगर आ जाए ना तो नाम के साथ कंफ्यूज मत होना, मिश्र अनुपात निकालना, ठीक है। जब हमने इतनी सारी बातें सीख ली कि भाई मध्य अनुपात होता है, द्वितीय तृतीय अनुपात होता है, चतुर्थ अनुपात होता है, या डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट सब एक और चीज वहां जोड़ लो, ठीक है। अगर बोल दे कि भाई ए अनुपात बी, सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ का मिक्स रेशियो यानी कि मिश्र अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं करना भाई साहब, जो पहले नंबर पर लिखे हुए उनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन करके यहां लिख दो। तो 4 दूने 8 और 1 8 बन गया, 3 दूने 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो कितना बन गया, 4 से तो कैंसिल कर नहीं सकते, 2 से कर दिया, 2 चौके 8 और 2 से काट दिया, 15 दूने 30, तो 4 अनुपात 15 क्या हो जाएगा, इनका सभी का मिक्स रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन सभी का मिक्स रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिक्स रेशियो हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा एक और बात, जैसे यहां पर ना, यहां पर जो अनुपात थे देखना एक बार, क्या क्या था, 2 अनुपात 3 था, और क्या था, 1 अनुपात 2 था, और क्या था, 4 अनुपात 5 था। मुझे क्या निकालना था, इनका मिक्स रेशियो निकालना था ना, मुझे इनका मिक्स रेशियो, मतलब मैं इनकी गुणा करूंगा और इनकी गुणा करूंगा। यहां एक बार देख लो, इस पूरी लाइन में कोई ऐसी संख्या हो जो ठीक उसी से कटती हो जिससे इस लाइन की कोई संख्या कट रही हो, और जहां तक ऐसे कटते हुए चलेंगे वहां तक काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां वाला इसके साथ कट रहा है, तो कोई चक्कर नहीं है, काट दिया जाएगा। याद रखें, ये जो 2 है ना, इस 4 को नहीं काट सकता, क्योंकि ये एक ही लाइन के भैया, ये एक ही परिवार के बंदे हैं, कि परिवार के बंदे एक दूसरे को नहीं काटा करते, ठीक है ना, एक दूसरे को नहीं काटा करते। तो ये जो 2 है, इस 2 को काट देगा, क्योंकि ये अलग अलग परिवारों के हैं। अब देखो, 1 गुणा 4 और 5 दिए 15, आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो ऐसे काट सकते हैं, ये सारी सारी चीजें होती हैं लॉजिकल भैया। अगर आप लोग कहें कि ना काटें जी, ना काटो, तो कोई चक्कर नहीं, तुम 8:30 पे पहुंचोगे, फिर 4:15 पे पहुंचना ही पड़ेगा। कोई कहेगा जी ना कटे तो जी, तो कोई चक्कर नहीं, यहां आकर के आंसर बन गया तुम्हारा, नहीं कट रहा तो, ठीक है। ये रीजनिंग होती है भैया, ये लॉजिकल चीजें होती हैं। क्लियर है मेरी बात। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहा हूं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। कह रहा है यदि 4a बराबर 3b बराबर 5c, तो a c b, ये बात इंपॉर्टेंट है भैया, मैंने ये कल भी आप लोगों को बताई थी विद एग्जांपल, कि जिसकी वैल्यू जहां, जिसका नाम जहां लिया गया उसकी वैल्यू भी ठीक वही होनी चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो a पहले लिखना है, फिर c लिखना है, फिर b लिखना है, आगे पीछे इनको a b c अपनी मर्जी से नहीं। कहने का मेरा मतलब ये है कि क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है आपने, क्वेश्चन जो इसने दे रखा है वो सही है, वही बताना है आपने। कहीं सोचो कि इसका लिखने में कि मैं गलती होगी, ये ए सी बी है और लिखना तो ये इसने ए बी सी था,
इतना ज्ञाता नहीं बनना अपन है, साइकोलॉजिस्ट को नहीं पकड़ा उड़ा कदे मनोवैज्ञानिक पैक जो आप इसका क्वेश्चन बनाने का दिमाग पड़ गए हो यो एबीसी लिखा था इसने एसी भी लिख दिया गलती से। ये थोड़ी नीचे करो बात, ठीक है नहीं। यू कांट लर्न इफ यू थिंक दैट यू आर राइट ऑल द टाइम। तुम कभी नहीं सीख पाओगे अगर तुम सोचोगे कि तुम हमेशा ठीक होते हो। देखो अब ये क्वेश्चन है भैया 4A 3B और 5C। अभी एक क्वेश्चन किया था हमने कुछ इससे मिलता जुलता। वहां क्या था कि दो अनुपात थे, जैसे 5x और 6y बराबर थे, तो हमने x और y बराबर निकाल दिए थे। x की वैल्यू वो बनी जो y x के साथ नहीं है, y की वैल्यू वो बनी जो y के साथ नहीं है। यहां एक और दिक्कत आ गई, यहां एक और दिक्कत आ गई। क्वेश्चन में क्या आ गए, तीन तीन वेरिएबल आ गए, तीन तीन वेरिएबल आ गए। क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या आ गया, तीन तीन वेरिएबल आ गए कि जी 4A बराबर है 3B के, 4A बराबर है 3B के, और ये आगे बराबर है 5C के, यही बराबर है 5C के। ठीक है जी। तो मुझे निकालना कौन है, A अनुपात। अगर मैं यहां A B C निकाल रहा हूं तो पहले A फिर C फिर B को निकाल करके क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, या फिर मैं यहीं से लिख लेता हूं जो इसने डिमांड करी है। क्या डिमांड करी है इसने, A C B की डिमांड करी है इसने, A C B। ठीक है। और एक और बात जान लो, कल को अगर इस क्वेश्चन में 4 3 5, यहाँ मैंने पूरे पूरे ले रखे, तुम कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे वहां लिखा हुआ मिल गया 1/4, यहाँ 2/3, यहाँ 2/5 लिखा हुआ मिल गया। तुम सोचो कि नया क्वेश्चन ने, वो नया क्वेश्चन नहीं है, उसमें दो बातें मिक्स हो गई है। पहले तो एक तो बटे वालों को खत्म करना है, उनका एक कॉमन मल्टीपल लेकर के मल्टीप्लाई कर दो जिसको वो सारे नीचे वाले ठोक दें, ताकि वो ऐसा दिखने लग जाए, और ऐसा दिखेगा तो आगे जो काम करना है वो अब डिस्कस करने वाला। ठीक है ना। अब देखो ए की वैल्यू वो बनेगी, ए की वैल्यू वो बनेगी जो ए के साथ नहीं है। सही है ना, पुराना कॉन्सेप्ट है, पुराना कॉन्सेप्ट यही कहता है कि ए की वैल्यू वो बनेगी जो ए के साथ नहीं है। अब ए के साथ कौन नहीं है, ये दो बंदे बोलेंगे ये बात, 3 कहेगा मैं भी नहीं हूं, 5 कहेगा कि मैं भी नहीं हूं, तो 3 और 5 का समझौता करवा देंगे। समझौते से मतलब मल्टीप्लीकेशन, उनका गुणनफल करवा देंगे, तो 3 गुणा में 5 आएगा, यहाँ 3 गुणा में 5 यानी कि 15 आएगा। अब सी की वैल्यू रखनी है भैया, सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू वो बनेगा जो सी के साथ नहीं है। सी के साथ कौन नहीं है, तो आप बोलोगे सी के साथ 4 व 3 नहीं है, तो 4 व 3 का समझौता करके लिख दो, समझौते से मतलब मल्टीप्लीकेशन 12 लिख दो। बी की वैल्यू भैया वो बनेगा जो बी के साथ नहीं है, और बी के साथ कौन नहीं है, तो 4 व 5 दोनों नहीं है, इनका समझौता करके बी की वैल्यू बना दो। 4 और 5 की गुणा कितनी हो जाएगी, 20। अब ये किसी सेम संख्या से तीनों नहीं काटे जा सकते। किसी को लग रहा हो कि जी 3 से कट जाएगी, पहले 2 कट रहे, तीसरा नहीं कट रहा। किसी को लग रहा हो जी 4 से कट जाएंगे तो आखिरी के 2 कट रहे, पहला नहीं कट रहा। कोई कह रहा हो कि 2 से कट जाएंगे तो अंतिम 2 कट रहे, पहला ही नहीं कट रहा। किसी को लग रहा हो 5 से कट जाएंगे तो पहला तीसरा कट रहा है, दूसरा नहीं कट रहा है। किसी समान संख्या से तीनों नहीं कट सकते, और जब तक तीनों नहीं कटेंगे तब तक नहीं काटा जा सकता। कहीं तुम सोचो कि इन दो को 5 से काट देते हैं, जी नहीं, काटेंगे तो तीनों को। तो ये ए सी बी आ गया, और वही इसकी डिमांड भी थी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 15 12 20। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, बी विल बी द राइट वन। ठीक है। और अगर कोई बोले कि जी मैंने तो ए बी सी निकाल लिया था, देखो कोई कहे जी मैंने तो ए बी सी निकाल दिया था जल्दबाजी में, तो उसका आंसर क्या आया होगा, ए के लिए तो 15 ही आया होगा, बी के लिए 20 आया होगा, और सी के लिए 12 आया होगा। उसका आंसर ये आया होगा। ठीक है। अब 15 20 12 ऑप्शन में दे रखा था, परंतु आपने देखा ए बी सी निकाल रखा है, पूछ ए सी भी रखा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्लिक नहीं करना है, ऑप्शन ए क्वेश्चन का आंसर क्लिक नहीं करना है। इसी से यहां कैसे पहुंचेंगे जी, तो इसने कहा ना पहले ए लिखो, तो ए कितना आपका 15 है, तो पहले 15 होना चाहिए। देखो अब पहले 15 यहां है, ये आ गया, पहले 15 आ गया, पहले 15 आ गया। फिर कौन होना चाहिए जी, सी, और सी की वैल्यू कितनी है 12, अब 12 होना चाहिए, तो देखो 15 के बाद 12 होना चाहिए। फिर बी होना चाहिए, इसने कहा फिर बी होना चाहिए, और बी 20 है आपको, और बी 20 है, तो क्वेश्चन का आंसर फिर भी ऑप्शन बी ही बनेगा। ठीक है जी। सभी को नमस्कार जो अब हमारे साथ जुड़े हैं। क्लियर कट हुई ये बात, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। तो ये एक पीडीएफ कंप्लीट हुई। ये आप लोगों की क्लास कितने बजे स्टार्ट करी थी हमने, 12:40 पे कर दी थी ना, तो अभी 9 मिनट रहते हैं, और अगले 9 मिनट में ना सेकंड पीडीएफ के एक दो क्वेश्चंस तो कर ही लेते हैं, हल्के फुल्के से क्वेश्चन है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। देखो सेकंड पीडीएफ लगा रहे हैं।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन टू, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टू, ठीक है। 15 पेजेज है इसके अंदर, मेरे ख्याल से 1-2 पेज तो वो भर रखे होंगे सोशल मीडिया के हैंडल वगैरह वगैरह, कुछ और चीजें, ठीक है। क्वेश्चन ही मिलेंगे, देखो। पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखो, इस सेकंड पीडीएफ लगा दी है हमने। पहला क्वेश्चन देखो एक बार क्या कहता है आपसे। कह रहा है पहले बक्से में, 2 बक्से हैं भैया इसके पास, इसके पास 2 बक्से हैं। पहले बक्से में रसायन ए व बी का अनुपात 2:3 है, दूसरे बक्से में इनका अनुपात 4:5 है। दोनों बक्सों को मिलाए जाने पर ए व बी का अनुपात क्या बनेगा। इस क्वेश्चन को बीसीओ तरीकों से लिखा जाता है कि पहले बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 2:3 है, दूसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 4:5 है। दोनों बर्तनों के पानी को, दोनों बर्तनों के मिश्रणों को, ठीक है, दोनों बर्तनों के मिश्रणों को किसी तीसरे बर्तन में उड़ेले जाने पर या इकट्ठा किए जाने पर, इकट्ठा किए जाने पर तीसरे बर्तन में बने दूध व पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। तीसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, मतलब कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तुम समझ गए ना मेरा कहने का मतलब क्या है। और वो सारी बातें याद रखना जो हमने पहले पीडीएफ में कवर करी है, जितनी भी कवर करी है ना वो सारी बेसिक बातें थी, पर यहाँ यूज होंगी। जैसे मैंने आपसे कहा था वहां, जिसका जहां नाम है उसकी वैल्यू ठीक वही होती। जैसे एक जगह तो बोल दे वो दूध व पानी का अनुपात, और अगले में बोल दे दूध व पानी, यानी कि पानी व दूध, और अगले में बोल दिया दूध व पानी, तो वो अलग अलग हो गया। उनको सेम करना पड़ेगा आपको, ठीक है, उनको सेम करना पड़ेगा। ऐसा किसी क्वेश्चन में मैंने कर ही रखा होगा, अगर नहीं भी कर रखा होगा तो आप लोगों को पता लग गई ये बात। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर ना रसायन ए व बी को मिलाया जा रहा है, तो रसायन ए अनुपात रसायन बी, ये पहले बक्से की बात है, ये पहले बक्से की बात है। पहले बक्से में क्या है, रसायन ए व बी, और 2 व 3 है, यानी कि ए 2 है बी 3 है, ठीक है, ए 2 बी 3 है। अब मैं दूसरे बक्से की बात कर रहा हूं, अब मैं सेकंड बॉक्स की बात कर रहा हूं। दूसरे बक्से में इनका अनुपात बोल दिया, इसका मतलब ए व बी ही है ये, यानी कि दूसरे बक्से में ए 4 है और बी 5 है फिर, ठीक है। अगर ये बोल देता, अगर ये बोल देता, अगर ये बोल देता दोस्त कि दूसरे बक्से में, अगर ये बोल देता दूसरे बक्से में बी व ए का अनुपात, दूसरे बक्से में देखो पहले में क्या बोला, ए व बी का अनुपात, और दूसरे में बोल देता बी व ए का अनुपात, बी व ए का अनुपात यानी कि रेशो, और 4:5 ही बोल देता, 4:5 है। तो अब आप यहां ए के लिए 2, बी के लिए 3 लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपने पहले यहां ए लिखा है। अब यहां 4 और यहां 5 नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि जो अब 4 है वो वैल्यू बी की है, और जो 5 है वो ए की है। तो यहां 4 लिखने का मतलब आपने बी की वैल्यू लिख ली, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 5 4 बनाना पड़ेगा, ताकि ये ए है ये बी है, और ए के नीचे ए लिखा जाए और बी के नीचे बी लिखा जाए भैया, ठीक है ना मेरी बात। ये बातें याद रखनी है आपने लाइफ में हमेशा, क्योंकि लंबे लंबे चौड़े चौड़े क्वेश्चन होते हैं, और वहां छोटी सी एक इस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग से बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं भैया, ये तो सवाल है, ठीक है ना, याद रखना ये बातें, लाइफ लेसन होते हैं ये। अब यहां पर मैं कह सकता हूं, यहां पर मैं कह सकता हूं, मेरी बात को बहुत आराम से समझना। अब मैं बहुत मजेदार बात बताऊंगा, जितना जल्दी हजम कर लो उतना बढ़िया। हाजमा अच्छा रखा करो अपना आप, ठीक है, हाजमा अच्छा रखा करो। अब देखो मैंने ये कहा कि पहले बर्तन में ए कितना है 2, बी कितना है 3, ठीक। अगर मैं कहता, अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो तुम क्या कहोगे। अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो तुम क्या कहोगे। अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो तुम क्या कहोगे, तो तुम क्या कहोगे। क्वेश्चन देखना एक बार। मैंने कहा 15 लीटर का मिश्रण है कोई, ठीक है, 15 लीटर का मिश्रण है, जिसमें दूध व पानी का अनुपात 4:1 है, ठीक है। दूध व पानी का अनुपात क्या है, 4:1 है, ठीक। तो मैंने कह दिया इसका मतलब दूध 4 लीटर है जी, पानी 1 लीटर है, तो टोटल कितना हुआ 5 लीटर। ये 5 लीटर क्या हुआ, मिश्रण, ठीक है, ये 5 लीटर क्या हो गया, मिश्रण हो गया।
क्योंकि 4 दूध 1 पानी। परंतु वो टोटल 5 लीटर नहीं है, वो टोटल कितना है? आपने कहा वो टोटल 15 है, तो किससे गुणा करनी पड़ी? आपने कहा 3 से गुणा करनी पड़ी। ठीक है, तो मैं कह दूंगा कि दूध कितना है? 4 गुना 3 12 लीटर है, और पानी 1 गुना में 3 यानी कि 3 लीटर है। यानी कि उस बर्तन के अंदर ना 12 लीटर तो कौन है? दूध है, और 3 लीटर कौन है? तो आपने कहा पानी। ठीक, आपने कहा जायज बात। अब ये जो मैंने आगे किया था काम, ये थी बकवास, इनको करने की जरूरत थी नहीं। जो मुझे बात समझानी थी वो यही थी, ये वो यही थी बस। इतनी छोटी सी बात बतानी थी मैंने। देखो अब 15 लीटर मिश्रण है, 15 लीटर मिश्रण है, 15 लीटर मिश्रण। इसको आप बोलोगे, इसको आप बोलोगे कुल मात्रा। ठीक है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, या क्या बोल देंगे? ठीक है, टोटल अमाउंट ही बोल देना। ठीक है, टोटल अमाउंट बोल देंगे। ये जो 5 है भैया, ये जो 5 है, इसको बोलते हैं टोटल, टोटल रेशनल अमाउंट, टोटल रेशनल अमाउंट, टोटल रेशनल अमाउंट, या दूसरा नाम भी इसको दिया जा सकता है नेट रेशनल अमाउंट, नेट रेशनल अमाउंट। इनका यूज होगा अब, अभी जो मैं क्वेश्चन बीच में छोड़ करके आया हूं वहीं लग जाएगी, और बाकी आगे आने वाले हर क्वेश्चन में लग जाएगी। तो इसको आप लोग लिख लो कुल, हिंदी में कुल अनुपातिक, कुल अनुपातिक मात्रा, कुल अनुपातिक मात्रा। ठीक है, इसको नेट अमाउंट भी कह सकते हैं या नेट वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, नेट वैल्यू भी कह सकते हैं। वैसे ही यहां पर भी अमाउंट की जगह वैल्यू शब्द भी यूज हो सकता है, क्वांटिटी कह सकते हो, वैल्यू कह सकते हो, अमाउंट कह सकते हो। ठीक है, मतलब मात्रा, राशि, कुछ भी बोलो, मेरे मतलब को समझ गए तुम अब? ये तो क्या होता है? कुल मात्रा, यानी कि नेट वैल्यू। ठीक है, नेट वैल्यू। और ये क्या है? नेट रेशनल वैल्यू। क्या फर्क है जी? ये रेशो का जोड़ है भैया, ये रेशो का जोड़ है, ये रेशो के जोड़ करने से मिला है, इसलिए नेट रेशनल वैल्यू, इसलिए क्या है? नेट रेशनल वैल्यू। और ये जो है, ये तो जेन्युइनली है, ये टोटल वैल्यू है। ठीक है, इसका हमें पता नहीं है इसमें कौन कितना है, ये बताता है कौन कितना है। तो इनका टोटल हमें नेट रेशनल वैल्यू देता है। ठीक है, हजम हो गई ये बात? ये आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस पर काम करेगा अब, ये यही चीज, यही कॉन्सेप्ट काम करेगा अब। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं कल को ये पीडीएफ यहीं से स्टार्ट करूंगा, तब मैं ये वर्ड्स यूज करूंगा। आप में से कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि नेट वैल्यू क्या होता है, नेट रेशनल वैल्यू क्या है। एक बार और दोबारा वीडियो देख लेना, भले ही वीडियो सेव होने के बाद। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? आ जाओ क्वेश्चन पे। पहले बर्तन में टोटल वैल्यू नहीं दी गई, नेट वैल्यू नहीं दी गई, परंतु नेट रेशनल वैल्यू तो दे रखी है। पहले बक्से में नेट रेशनल वैल्यू तो दे रखी है, पहले बक्से में नेट वैल्यू तो नहीं दी गई पर नेट रेशनल वैल्यू तो दे रखी है। बोलो हाँ कि ना? बोलोगे हाँ। ठीक है, प्रवीण सर नमस्कार। तो मैंने कहा ए कितना है? 2, बी कितना है? 3, दोनों का जोड़ कितना हुआ? 5। ये कैसी वैल्यू आई? नेट रेशनल वैल्यू। दूसरे की नेट रेशनल वैल्यू कितनी है? 9। नेट वैल्यू यहां दे ही नहीं रखी है, तो लेने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उसका अपन बर्डन नहीं लेना है। पर इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, आगे आने वाले क्वेश्चंस में दिया जा सकता है भैया। तो याद रखना, नेट वैल्यू और नेट रेशनल वैल्यू में फर्क होता है। तो नेट रेशनल वैल्यू हमने निकाल ली। ये दोनों बर्तनों को उठा करके किसी तीसरे में इकट्ठा रखने पर एक ही कंडीशन पे रखा जाएगा, बहुत आराम से समझना। ये दोनों बर्तनों को मिक्स करके तीसरे में तब ही रखा जाएगा जब इन दोनों की नेट रेशनल वैल्यू सेम हो, एग्जैक्ट इक्वल हो, अन्यथा ये कभी नहीं मिलाए जा सकेंगे। यानी कि इनकी नेट रेशनल वैल्यू, कुल अनुपातिक मात्रा सेम होनी चाहिए, ये अन्यथा मिलेंगे ही नहीं। अब देखो, इसकी नेट रेशनल वैल्यू 5 है, इसकी 9 है, क्लियर कट दिख रहा है ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो पहले तो बराबर करो इनको, वरना ये कभी नहीं मिलाए जा सकेंगे। अब बराबर करने के लिए क्या किया जा सकता है? रेशो है, अनुपात है, किसी समान संख्या से गुणा और समान संख्या से भाग करेंगे, उसके ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो गुणा करके बराबर कर लेंगे। कैसे कर लेंगे जी? कैसे कर लेंगे जी बराबर? अगर मैं इसकी गुणा 9 से कर दूं, कितना हो जाएगा ये? 5 गुणा 9 45। इसकी गुणा मैं 5 से कर दूं,
इसकी गुणा मैं 5 से कर दूं, कितना हो जाएगा 9 गुणा 5 45 हो गए ना बराबर। परंतु याद रखे इसकी आपने 9 से गुणा करने का मतलब है इसकी आपने 9 से गुणा कर दी, इसलिए यहां ए हो जाएगा 2 गुणा 9 18 और बी हो जाएगा 3 गुणा 9 27। यहां आपने 5 से गुणा जो करी है वो 9 की नहीं इसकी करी है, यानी कि 4 गुणा 5 यानी कि 20 और 5 गुणा 5 यानी कि 25। अब देखो नेट रेशनल वैल्यू 18 प्लस 27 45, 20 प्लस 25 45, दोनों बराबर है ना। अब अगर ये बराबर आ गए तो अब ये मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होने का मतलब ए में ए जुड़ जाएगा बी में बी जुड़ जाएगा, बात खलास। ठीक है, बात खलास। सऊदी अरब में खलास बोलते हैं एंड को। ठीक है, सऊदी अरब में अगर तुम जैसे बोलते हो ना टाटा बाय बाय बस बहुत हो गया रही, आपा कहते हैं नहीं बहुत हो लिया रहा इतना ही, तो बहुत हो लिया ना खलास बोला जाएगा सऊदी अरब में। ठीक है, अब देखो यहाँ ए के अंदर ए जुड़ जाएगा, 18 और 20 का जोड़ 38 होता है, 27 और 25 का जोड़ कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया 38:52। परंतु याद रखें ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है यानी कि काटे जा सकते हैं, तो काटो जहां तक कट रहे हैं वहां तक काट करके लिखना पड़ेगा। दोनों को 2 से काटा वैसे ही ये सिंप्लीफाई हो गया, ये 19 हुआ ये 26 हुआ, यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर आ गया 19:26, जो कि ऑप्शन डी पे लिखा गया है, जो कि ऑप्शन डी पे लिखा गया है। अब अगर किसी की नेट रेशनल वैल्यू ऑलरेडी सेम आ रही हो, इसके आगे मैं और पीडीएफ का कोई क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बस नेट रेशनल वैल्यू को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा और अच्छे से समझ जाओ। जैसे ये बोलता हूँ मिल जाता कि पहले बर्तन में दूध व पानी का अनुपात, तो दूध को मैं लिख रहा हूँ डी, पानी को मैं लिख रहा हूँ पी। ठीक है, दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात 4:3 है, और दूसरे बर्तन में 2:5 है। ठीक है, 2:5 और 4:3 ऐसे दूध व पानी का अनुपात दे दिया। अब अगर मुझसे कोई कहे इन दोनों बर्तनों को मिला करके किसी तीसरे में इकट्ठा कर दिया, भाई ये पहला ड्राम था, अपना, इसके अंदर दूध व पानी का कुछ मिश्रण था, ये दूसरा ड्राम था भैया, ये दूसरा ड्राम था, इसमें दूध पानी का कोई मिश्रण था। अब अपन ने एक बड़ा ड्राम लिया भाई साहब, बड़ा ड्राम ले लिया, इसमें पहलड़ा भी ओज दिया और ये दूसरा भी इसमें ठह के मुद्दा मार दिया अपन, और इवन पूछा है इसमें दूध और पानी का अनुपात बता दो क्या हो जाएगा। इसमें अपन ने दोनों ठट्ठे के मुद्दे मार रखे, तो इस बड़ा ड्रामा अनुपात पूछ रहा है, तो अपन ने क्या कहा ये दोनों इसमें जदे मुद्दे लागेंगे, जदे मिक्स होंगे, जब इनकी नेट रेशनल वैल्यू कुल अनुपातिक मात्रा सेम होगी, तो इसकी नेट रेशनल वैल्यू कितनी है अपने का 7 है, और इसकी भी कितनी है 7 है, ऑलरेडी सेम है, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, बात खल्लास। 4 और 2 का जोड़ 6, 3 और 5 का जोड़ 8, यानी कि दूध 6 लीटर होगा पानी 8 लीटर होगा, बात खल्लास। तो इसी को सिंप्लीफाई कर दिया, 2 3 6 2 चौके 8 3:4 होगा, बात खल्लास। अब गुणा क्यों नहीं करनी पड़ी जी, कोई अल्ट्रा प्रो सुपर डुपर मैक्स इंटेलिजेंट भी हो सकता है, कहेगा कि जी अब गुणा क्यों नहीं करनी पड़ी, क्योंकि यहां नेट रेशनल वैल्यू ऑलरेडी सेम है, और ऑलरेडी सेम है तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, पिछले में नहीं थी तो कुछ करने की जरूरत पड़ी थी, और वो क्या किया फिर हमने उस कुछ का नाम क्या रखा पिछले क्वेश्चन में, मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल रखा उसका नाम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगर आज के एपिसोड में किसी को जरा सा भी कोई शंका रह गई अभी समाधान करवा लो भैया। 5 मिनट एक्सीड कर दिया हमने क्लास को, बताओ 1:40 तक क्लास थी अपनी, अगर आज के एपिसोड में किसी का कोई भी डाउट रहा है तो जल्दी से एक बार कमेंट मारो, अभी समाधान करवा। हाँ भाई बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं भाई, इसी पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये तो पुरानी पीडीएफ, इसी पीडीएफ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, और बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चंस आएंगे, और तीसरी पीडीएफ में तो बवाल हो जाएगा भाई, एकदम बवाल हो जाएगा तीसरी पीडीएफ। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चंस भी आने हैं अभी, तो ये जो थैले सिक्के वाले क्वेश्चंस होते हैं ये वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर सर नेट रेशनल वैल्यू कटी हो तो काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, क्यों नहीं काटा जा सकता रे भाई, मैंने कहा गुणा भी कर सकते हैं भाग भी कर सकते हैं, आप गुणा कर लो या भाग कर लो, क्वेश्चन का आंसर दोनों से सेम ही आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। जैसे एक बात एग्जांपल लेकर के दिखा देता हूं, बोल दिया कि भाई ए बी
ये क्या हुआ इसको, अच्छा ए बी, ये पहला बर्तन था, इसमें बोला गया क्या लें, 3 1 था, 3 1 नहीं लेते, इसको ले लेते हैं, 5 1 ले लिया भैया, 5 1 ले लिया, ठीक है। दूसरे में फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 2 1 ले लिया, 2 1 ले लिया, ठीक है, 2 1 ले लिया। हमने कहा कि भाई दोनों को मिला करके तीसरे में क्या होगा, तो मैंने कहा कि ये 6 बन रहा है, ये 3 बन रहा है, ठीक है, ठीक है जी। ये कट रहे थे, हम क्या कट रहे थे, अगर मैं इसको जो है 2 से भाग कर दूं, अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूं तो ये 3 हो जाएगा ना, परंतु इसको 2 से भाग करने का मेरा मतलब क्या होगा, इसको 2 से भाग करने का मतलब क्या होगा, ये भी 2 से भाग होगा, ये 5/2 आएगा, और यहाँ ना ये 1/2 आएगा। अब ये देखो, ये 2.5 हुआ, ये आधा हुआ, ये भी 3 और ये भी 3, अब डायरेक्ट जुड़ जाएगा, यानी कि ये 2 और 5.5 का जोड़, 1 और 1.5 का, आधे का जोड़, यहाँ ऐसे आंसर आ जाएगा, स्टार्टिंग एज इट इज आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर अब भी सेम आएगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन भेज रखा है इंस्टाग्राम पर, आज इंस्टाग्राम भाई हमारा 1 2 दिन के लिए थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, आज इंस्टाग्राम दोबारा से रीओपन कर लिया है। परसों मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन सोल्व किए थे, है ना, हाँ परसों किए थे, आज इंस्टाग्राम दोबारा ओपन हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे आज पूरी कोशिश रखेंगे कि आज सारे के सारे डाउट निपटा दो, ठीक है। आज मुझे बाहर का कोई काम है नहीं मेरा, और आज और कल में सभी को आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सीआई ना करवाया जी एसआई के साथ, कोई चक्कर नहीं है भाई, सीआई अलग कॉन्सेप्ट से करवा देंगे, कोई आपा कनेक्शन ही नहीं बनाएंगे उनके बीच में, और बोल लो यार जाने मन, तुम एक बार रिक्वेस्ट तो रखो तो सही, सीआई भी हो जाएगा यार, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे भाई, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही करते हैं, बहुत बढ़िया, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें, आपको और आपके माता पिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, इन्हीं शब्दों दुआओं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, रब